तरबस आते हुए डायरन खुश होते हुए कहती है, अरे वाह कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा मुलायम बिस्तर है। सब चीज़ों में यही चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हालांकि मैंने अच्छा खाना नहीं खाया, लेकिन मैं अच्छी नींद तो ले ही सकती हूँ। डेरियन तुम एक अच्छी नींद लेने के बाद कुछ भी कर सकती हो, लेकिन तभी वहाँ पर किरिस पीछे से आ जाता है। लेकिन डेरियन अभी भी अपनी बात में मसरूफ़ थी और कह रही थी कि हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं कल भी इसी तरह सो पाऊँ। तभी वो किरिस को नोटिस कर लेती है और कहती है, वर्क व्हाट द लॉर्ड किरिस आए हुए हैं, और तभी बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर वो अपने बिस्तर में कोई ढूँढने लगती है और वो ढूँढती है उस सीटी को जो कि रॉबिन ने उसे दी थी, और वो उस किरिस को दिखाती है, जिसे देखकर किरिस भी ट्रिगर हो जाता है। बाद में हमें डेरियन को दिखाया जाता है जो कि कह रही थी, हाँ, मैं जानती थी ये इसे देखकर ज़रूर डर जाएगा। मुझे तो ऐसा लगा था मैं मर जाऊँगी। साथ ही में डेरियन अपने मन में सोचने लगती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे दोबारा से इस घटिया सीटी का इस्तेमाल ना करना पड़े। फिर वो किरिस से पूछती है कि आखिर तुम्हें क्या मसला है? ये सुनकर किरिस पहले तो कोई नहीं बोलता, पीछे हटने लगता है और डेरियन उसे देखकर कहने लगती है कि ये पीछे हट रहा है, ये सीटी के डर से पीछे हट रहा है, या मुझे मारने से भी पीछे हट रहा है, यानी कि मुझे टुकड़ों में काटने से भी पीछे हट रहा है। इसके कहने का ये मतलब है कि जब ये सीटी से डर कर पीछे हट रहा है तो एक लिहाज से मेरी जान बच रही है, जितना ये पीछे हटता जाएगा उतनी मेरी जान बचती जाएगी। फिर ये सुनकर क्रिस उससे कहता है कि शोर, तब ये सुनकर डेरिन कहती है क्या? तब वो कहता है कि शोर, बहुत ज़्यादा शोर, मैं सो नहीं पा रहा। आवाज़ का, तुम्हारे पैरों के कदमों का, यहाँ तक कि तुम्हारे सांस लेने का भी बहुत ज़्यादा शोर है। ये सुनकर डेरिन बिल्कुल शॉक हो जाती है और कहती है, ओह मैं समझ गई, अरे मुझे माफ़ कर देना, मैं शायद पहली बार इस जगह पे आई हूँ, यानी ऐसे बिस्तर पे आई हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अजीब खुशी हुई, यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, जिसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, इसलिए तुम मुझे माफ़ कर दो। और ये सब कहते बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड यानी शर्मिंदा महसूस कर रही थी। लेकिन तभी वो थोड़ा सोचती है और कहती है, रुको ज़रा, मैं लेफ्ट साइड के बिल्कुल नीचे कमरे पे रहती हूँ और ये राइट साइड के बिल्कुल ऊपरी कमरे पर, तो इससे मेरी आवाज़ वहाँ तक कैसे आ रही है? फिर यही बात वो उससे शॉक होते हुए पूछती भी है कि क्या तुम्हें मेरी साँस, मेरे जूतों के चलने की आवाज़ और यहाँ तक कि मेरे बात करने की आवाज़ अपने बेडरूम तक सुनाई देती है? तब ये सुनकर वो कहता है, हाँ, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तभी उसे लॉर्ड रॉबिन की बताई हुई बातें याद आती हैं, जिसमें उसने बताया था कि इनके ऊपर स्पेल्स भी इस्तेमाल किए गए हैं ट्रेनिंग में। तब ये सुनकर डैनी कहने लगती है, हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सेंसेस बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है, यानी कि इसको तो मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकती कि तुम इतनी दूर से मेरी आवाज़, मेरे पैरों की आवाज़, मेरी सांसों की आवाज़ को इतना ज़ोर से सुन पा रहे हो। साथ ही में अपने मन में कहती है कि ये शायद इस वजह से है कि इनकी ट्रेनिंग कोई आम ट्रेनिंग नहीं थी, इनमें स्पेल्स भी इन्वॉल्व थे, यानी कि इनके ऊपर स्पेल्स का भी इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा सुपर ह्यूमन से भी ऊपर के लेवल पर तभी डेरियन थोड़ा परेशान होते हुए कहती है कि अगर मैं तुम्हें कहूँगी कि अपने कमरे में चले जाओ और सो जाओ, तब तुम ऐसा नहीं कर पाओगे, है ना? और ये बात उसे उसका चेहरा देखकर भी समझ आ जाती है। अभी डायरिया भी अपने बिस्तर से उठ जाती है और कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि मैं भी चैन से सो पाऊंगी, इसलिए चलो बातें करते हैं थोड़ी सी। शायद इस तरह हम दोनों को आपस में बातें बातें करने में हमें थोड़ा रिलैक्स महसूस होने लगी और शायद हम लोग सोने पर भी आ जाए, यानी कि हमें नींद भी आ जाए और हम दोबारा से सो जाएं। बाद में डायरिया उसे एक तरफ इशारा करते हुए कहती है कि जाओ वहां पर जाकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी सी चाय बनाती हूँ। डेरेन उसके लिए कुर्सी को पीछे करती है और जो था किरिस वो आने लगता है कुर्सी पर बैठने के लिए, और बंदे का बैठने का तरीका इतना ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छा था कि डेरेन भी उससे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाती और उसकी तारीफ़ करने लगती है और कहती है कि ये ऐसे बैठा है जैसे कि कोई एक मॉडल एग्जीबिशन में रखी गई चीज़ हो। इसकी स्पाइन यानी कि इसकी रीढ़ की हड्डी इतनी ज़्यादा सीधी है, जिसकी वजह से ये इतने खूबसूरत शेप में बैठा है कि इसको मॉडल एग्जीबिशन में भी रखा जाए यानी म्यूज़ियम में, तब भी सही पैसे बंदा कमा सकता है। यानी कि वो भी इसकी जो बैठने का एक अंदाज़ है ना सीधा, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी है। बाद में वो चाय की केतली के ऊपर से ढक्कन हटाते हुए कहती है कि मैंने कुछ देर पहले चाय मंगवाई थी, लेकिन अब ये ठंडी हो चुकी है। चलो मैं किचन के अंदर जानती हूँ और इसे गर्म कर लाती हूँ, तब तक तुम यहीं बैठे रहो। लेकिन तभी वो कहती है, मैं इस सब चीज़ों के लिए अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती। बाद में वो चाय की केतली किरिस की तरफ करते हुए कहती है कि गौर से देखना और हैरान मत होना। बाद में वो अपनी होली पावर से केतली के अंदर मौजूद चाय को गर्म कर देती है, जिसे देखकर किरिस भी हैरान हो जाता है। बाद में उस गर्म की चाय को कप में पहनने लगती है और उसकी इस पावर को यानी कि चाय को गर्म करने की पावर को, जैसे कि अपनी होली पावर को कैसे किसी चीज़ को गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये चीज़ देखकर किरिस कहता है कि तुम एक वॉरियर प्रीस्ट हो। तब ये सुनकर डैरियन उससे कहती है, नहीं मैं नहीं हूँ। बाद में हमें डैरियन बताने लगती है कि हम प्रीस्ट की भी कोई टाइप्स होती हैं। जो आम प्रीस्ट होते हैं वो पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं और कुछ एजुकेशन यानी तालीम हासिल करने के बाद कुछ टेक्निकल काम करते हैं, यानी कि जैसे कि अभी डेरियन है एक हीलिंग प्रीस्ट। जो प्रीस्ट के पास पैदाइशी डिवाइन पावर होती हैं वो लोग बिल्कुल आम प्रीस्ट की तरह होते हैं, यानी कि वो लोग सिर्फ ना वही काम करते हैं जैसे डेरियन करती है लोगों को हील करना, लेकिन अब इसने अपनी कोई डिवाइन पावर छुपा के रखी है कि ये बहुत ज़्यादा खास डिवाइन पावर है इसके पास।
वरना जो दूसरे इसी की तरह नॉर्मल प्रीस्ट हैं, यानी जिनके पास नेचुरली डिवाइन पावर होती है जन्म से, वो लोग ना क्या कहते हैं स्काउटेड होते हैं, यानी कि उनको बता दिया होता है कि तुम लोगों ने वो आम सी प्रीस्टेस और प्रीस्ट ही बनना है और तुम लोगों ने लोगों को हील करना है। बाद में डेरिन कहती है और आखिर में आते हैं वॉरियर प्रीस्ट। ये वो प्रीस्ट होते हैं जिनके पास बहुत ही खास किस्म की डिवाइन पावर होती है और उनकी डिवाइन पावर में बहुत सारी डिवाइन एबिलिटीज़ भी होती हैं, जिसकी वजह से ये लोग लड़ भी सकते हैं अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल करते हुए। वैसे तो डिवाइन पावर का इस्तेमाल लोगों को हील यानी ठीक करने के लिए होता है, लेकिन हम लोग अपनी डिवाइन पावर का इस्तेमाल जिनकी यूनिक एबिलिटीज़ होती हैं जिनकी डिवाइन पावर में, वो लोग अपनी डिवाइन पावर को मैनिफेस्ट करके यानी उनको बदल कर एक टेलीकिनेसिस और फायर पावर यानी आग की ताकत में भी बदल सकते हैं, जिससे वो लोग लड़ सकते हैं। जो भी प्रीस्ट अपनी ये पावर दिखाता है वो सीधा सीधा एक वॉरियर प्रीस्ट बन जाता है और उसे फ्रंट लाइन पर भेज दिया जाता है किसी भी रोक टोक के, यानी कि उसको सीधा का सीधा फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है। कोई उसके पूछताछ नहीं होती, बस सीधा उसको फ्रंट लाइन पे भेज दिया जाता है जहाँ पर वो जंग के वगैरह के लिए काम आता है। बाद में बताया जाता है कि उनकी खूबियाँ ज़्यादातर कैनन बॉल्स को शूट करना, यानी कि आग से बने बाल्स को शूट करना और तीरों को ज़्यादा दूर तक फेंक पाना। लेकिन इसके अलावा उन लोगों को इस सब से बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है, यानी उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी यानी शोहरत मिलती है और उनको बहुत जल्दी प्रमोट कर दिया जाता है और यही असल वजह है जिसकी वजह से लोग वॉरियर प्रीस्ट बनने की ख्वाहिश करते हैं और यही तो मेन रीज़न है। बाद में डैरियन किरिस की तरफ चाय का प्याला करते हुए कहती है ये एक राज है, इसलिए इसे किसी को मत बताना क्योंकि मैं जल्दी मरना नहीं चाहती, ठीक है। डैरियन से राज बनाने के बाद बिल्कुल भी ज्यादा खौफजदा नहीं थी, बल्कि वो ये सोच रही थी कि किसी को राज बताना वैसे भी कुछ बुरी बात नहीं होती और वैसे ये बहुत ही ज्यादा आसान रास्ता है कि किसी के साथ तुम बॉन्ड बना लो, यानी किसी के साथ तुम रिश्ता अपना मजबूत कर लो। और साथ में वो ये भी कह रही थी कि वैसे भी ये किसी को क्या ही बताएगा क्योंकि खुद तो ये खुद पागल है। लेकिन जो किरिस था उसे चाय पीना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए वो एक ही बार में पूरा का पूरा चाय का प्याला गटक जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा गर्म था, जिसे देखकर तो डेरियन भी हिल जाती है और उसे कहती है ए रुको ज़रा। बाद में डेरियन उसे हील करते हुए कहती है क्या वो ठीक है, तब ये सुनकर वो कहता है कि गर्म है। तब ये सुनकर डेरियन उसे कहती है क्या वो गर्म ही होगा क्योंकि मैंने अभी अभी उसे बॉयल किया। मैं डेरियन उसके लिए दोबारा से चाय पहनते हुए कहती है कि तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा जब तुम गर्म महसूस करोगे, इसलिए इस चाय को आराम से पीना क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसकी खुशबू और इसको पीना तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर तुम इसे आराम-आराम से पियोगे। बाद में डेरिन चाय का प्याला उसकी तरफ दोबारा से करती है और अपने मन में कहने लगती है कि मेरी जो पावर्स थी वो अचानक से ही मैनिफेस्ट हो गई यानी बढ़ गई जब मैं एक नॉर्मल प्रिंसेस थी। लेकिन मुझे पता था अगर मैंने ये बात बाहर बता दी तो इसका ये मतलब होगा कि मुझसे और भी ज़्यादा काम करवाया जाएगा। इसलिए मैंने इस ताकत को छुपा कर रखा। लेकिन मैं कभी-कभी सोचती हूँ अगर मैंने ये अपनी अजीब सी और खतरनाक सी ताकतें बाहर दिखा दी होती, क्या मेरी ज़िंदगी अच्छी होती? लेकिन वो तभी किरिस की तरफ देखती है और कहने लगती है ज़रा किरिस की तरफ तो देखो, वो भी तो इन सब से गुज़रा है। उसने एक बहुत ही खतरनाक सी ट्रेनिंग को पूरा किया, अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाला और यहाँ तक कि उसने वॉर में भी हिस्सा लिया और हमारी तरफ से जंग को भी जिताया। लेकिन उसको आखिर में क्या मिला? उसे आखिर में मिला बाद में वो आगे कहते हुए रुक जाती है और पहले तो वो क्रिस को गौर से देखती है जो कि बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था और उसकी सारी बॉडी दिख रही थी जिसे देखकर वो कहती है और उसे मिली आखिर में। यहाँ पर वो थोड़ा बुरा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करती है जिसको मैं नहीं बोल सकता क्योंकि इसकी वजह से मुझे कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा कि और आखिर में उसे मिली एक मस्त सी बॉडी। लेकिन अगर फिर भी कोई लोगों को जानना है कि आखिर डेरियन ने क्या बोला तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसको पढ़ना है पढ़ लो, बाद में मैं इसे हटा दूंगा। लेकिन तभी डेरियन खुद को थप्पड़ मारते हुए खुद को होश में लाते हुए कहती है अरे अरे ये मैं क्या सोच रही हूँ। बाद में वो बात को बदलते हुए कैंडल में आग लगाते हुए कहती है कि शायद ये अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है जिसकी वजह से मैं अलग-अलग ख़्यालों में खो गई। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं ये आग जला दूँ, लेकिन हमें किस के एक्सप्रेशन से पता चल रहा था कि उससे ये रोशनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, जिसे डेरियन भी नोटिस कर लेती है और कहती है अरे नहीं, शायद मुझे आग नहीं जलानी चाहिए थी, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है इसलिए ये उसे अच्छा नहीं लग रहा होगा। इस हालत को देखकर डेरियन किरिस से कहती है क्या मैं इसे बंद कर दूँ? तब ये सुनकर किरिस आगे से कोई जवाब नहीं देता और चाय पीने लगता है, जिसे देखकर डेरियन कहती है लगता है तुम चाय पीकर थोड़े से रिलैक्स हो रहे हो और तुम्हें अच्छा महसूस हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तब ये सुनकर क्रिस भी कहता है हाँ, मैं थोड़ा-सा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। बाद में डेरिन क्रिस से पूछती है क्या तुम्हें मेरी आवाज़ के अलावा और भी आवाज़ें आ रही हैं? तब ये सुनकर क्रिस उसे बताने लगता है कि कैसे एक शख्स से दूसरी शख्स तक परिंदे जा रहे हैं, मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही है। कैसे 5 चूहे गार्ड के सामने यानी कि जो गेट है उसके सामने खड़े हैं और गार्ड कर रहे हैं, मुझे उसकी भी आवाज़ आ रही है, अपनी शिफ्ट को चेंज कर रहे हैं। तब ये सुनकर तो डेरिन हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुम वो सब सुन सकते हो? तुम्हारी सेंस इतनी शार्प है? तब वो ये सुनकर क्रिस उसे कहता है कि मुझे इस तरह से ट्रेन किया गया है। तब ये सुनकर डेरिन कहती है लेकिन यार फिर भी ये तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे तो बंदा पागल हो जाएगा। लेकिन तभी वो क्रिस की तरफ देखती है और कहती है कि हाँ, ये तो सच में पहले से ही पागल है, इसलिए ये शायद पागल हो गया होगा क्योंकि इसे ये सब सुनाई देता है, इतना शोर लगता है इसे ये सब कुछ। ये सुनकर डेरियन थोड़ा सिंपल माइंड होकर सोचती है और कहती है रुको ज़रा, अगर मैं उसके कान बंद कर दूँ तो ये अपनी सेंसेस वापस आ जाएगा, यानी कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पागल से बिल्कुल ठीक। और बाद में अपने हाथ बढ़ाकर जैसे ही किरिस की तरफ जाने लगती है तब वो किरिस का सामने से भयानक सा रूप पाती है, जिसे देखकर तो डेरियन रुक जाती है और कहती है
अरे नहीं, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी वक़्त से सोई नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, इसलिए मैं पागल हो गई हूँ। मैं अभी क्या करने जा रही थी? तभी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उस कीड़े से कहती है कि तुम सब्र करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मैं भी ऐसी सिचुएशन से गुज़री हूँ और तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मेरा भरोसा रखो, हम दोनों मिलकर ये सब कुछ कर लेंगे। ये सुनकर कीरिस को तो कुछ समझ नहीं आता और उसके आगे से एक्सप्रेशन बिल्कुल अजीब से होते हैं। लेकिन जो डेरियन थी वो कह रही थी कि ज़रूर यहाँ पर कोई ऐसा रास्ता होगा जिससे मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं वो सब कुछ करूँगी जिससे तुम ठीक हो सकते हो। बाद में दिखाया जाता है डेरियन को किरिस से कुछ सवाल जवाब करते हुए उससे पूछती है कि तुम अपना वक़्त कैसे गुज़ारते हो? तब ये सुनकर किरिस कहता है मैं ट्रेनिंग करता था, फिर उससे फिर पूछती है, फिर उसके अलावा तो वो कहता है मैं सोता हूँ, फिर वो पूछती है, फिर उसके अलावा तो वो कहता है मैं खाता हूँ, फिर उससे पूछती है, फिर उसके अलावा और इसी के साथ सुबह हो जाती है और हमें डेरियन का बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाया जाता है जो कह रही थी सुबह हो गई। तब हमें डेरियन बताने लगती है कि आखिरी रात क्या हुआ। जब किरिस उसके पास आया तब वो थोड़ी देर वॉक करने गए जहाँ पर जब किरिस को उसने थोड़ा-सा बूस्ट दिया डिवाइन पावर का जिसकी वजह से वो अपने बेड के ऊपर सोने के लिए चला गया और डेरियन ने उसे भेज दिया लेकिन डेरियन जो थी वो पूरी रात नहीं सो पाई उसकी वजह से। हालाँकि उसको ज़रूर बहुत मज़े की नींद आई होगी क्योंकि वो पूरी रात के बाद उस वक़्त के बाद डेरियन के पास वापस नहीं आया। तभी डेरियन का बिगड़ा हुआ चेहरा दिखाया जाता है जो कह रही थी लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो पाई। आखिर मैं सोती भी तो कैसे? हालाँकि जब उसे मेरी बड़ी-बड़ी साँसों की आवाज़ आ रही है यानी कि मैं जब ज़ोर-ज़ोर से साँस ले तब जब उसे उस बात की भी आवाज़ आ रही है, तो आखिर मैं कैसे चैन से सो पाऊँ? बाद में वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए अपने बाल-वाल खींचते हुए कहती है कि पहले तो मुझे इस बात की परेशानी थी कि मैं कहीं ज़हर की वज़ह से ना मर जाऊँ। अब मुझे इस बात का भी ख़्याल रखना होगा कि मैं ज़्यादा ज़ोर से साँस ना लूँ अपने सोते वक़्त ताकि मैं मर ना जाऊँ। लेकिन तभी डेरियन डरते हुए अपने मुँह पर हाथ रख देती है और कहती है कि हालाँकि वो बेशक सोया होगा, लेकिन अगर उसने इतनी ज़ोर की आवाज़ मेरी सुन ली तो वो ज़रूर भागता हुआ यहाँ पर आ जाएगा मुझे मारने के लिए। तभी वो आराम से और धीरे से अपने बिस्तर से उठते हुए कहती है कि मुझे बस जाना है और कुछ ब्रेकफ़ास्ट बनाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा खामोशी से, खामोशी से, खामोशी से। लेकिन तभी डेरियन को कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा ज़ोर से बातें करने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर डेरियन जल्दी से खिड़की के पास जाकर देखती है, तब उसे 2 आदमी देखते हैं जो कि बहुत ज़ोर-ज़ोर से बातें कर रहे थे। जिसे देखकर डेरियन मन में कहती है, आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? ये तो डिलीवरी मैन है, यानी कि ये तो यहाँ पर खाने के बॉक्सेस डिलीवर करने आए हैं। क्या इन्हें बताया नहीं गया था कि इन्हें चुप करके काम करना है? वो दोनों आदमी एक-दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा मज़े में और बगैर किसी फ़िक्र के बातें कर रहे थे ऊँची आवाज़ में। जैसे देख ऊपर से देखकर डेरियन बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और कह रही थी कि क्या लॉर्ड रॉबिन ने इन्हें नहीं बताया कि इन्हें ऊँची आवाज़ में यहाँ पर काम नहीं करना और ना ही बोलना है? शायद इन लोगों ने इसलिए उस वार्निंग को इग्नोर कर दिया होगा क्योंकि आस-पास देखने वाला कोई नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों तो बस आपस में मस्त होकर बातें कर रहे थे, लेकिन कोई डेरियन देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है, "अरे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर अब मैं क्या करूँ?" हमें दिखाया जाता है कि किरिस उनके ऊपर पहुँच चुका था और एक दरख्त में छुपा बैठा था, जिसकी उन दोनों को बिल्कुल खबर नहीं थी और वो अभी भी आपस में बातें कर रहे थे। और तभी उनमें से ना एक इंसान को नोटिस होता है कि यहाँ पर आस-पास किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ आ रही है और ये स बात वो अपने एक साथी से भी कहता है, लेकिन उसके कहने की देरी थी कि ऊपर से किरिस उसके ऊपर जंप कर देता है उसे मारने के लिए। देखकर डायना ज़ोर से चिल्लाती है, लॉर्ड किरिस। फिर हमें इन दोनों के बारे में बताया जाता है कि ये दोनों अपनी फैमिली के हेड हैं और ये लोग कभी-कभी ग्रोसरी का भी काम करते हैं यानी डिलीवरी का भी। इन लोगों ने बिल्कुल लॉर्ड रॉबिन की यानी कि रॉबिन ने जो इन्हें कहा था कि बिल्कुल चुप होकर असैसिन की तरह काम करना, जैसे असैसिन असैसिन करते हैं आराम-आराम से यानी कि कोई आवाज़ नहीं करते और अपना काम करके गायब हो जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह तुम लोगों ने काम करना है। लेकिन इन लोगों ने उस वार्निंग को बिल्कुल इग्नोर कर दिया और जैसे आम रूटीन में काम करते हैं वैसे काम किया। जिसका फिर हमें एक न्यूज़ एंकर की तरह हमें रॉबिन का इंटरव्यू जैसा सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रॉबिन को पूछा जाता है कि अब वो डिलीवरी मैन के साथ क्या होगा जब वो इतनी ज़ोर से बातें करें, यानी कि आपकी जौन-सी थी वार्निंग उसको बिल्कुल इग्नोर करिए। तब ये सुनकर रॉबिन कहता है पहले तो अगर वो लोग मेरी जो वार्निंग है उसको सीरियसली लेते हैं तब वो लोग ज़िंदा रहेंगे, अगर नहीं लेते हैं तो वो और 2 बॉडीज़ बन जाएँगे जिनको मुझे साफ़ करना होगा। अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस जॉब को छोड़ दें और इस जॉब को हैंडल नहीं कर सकते, तब भी उन्हें मरना ही होगा और मैं बिल्कुल सफाई से उनका सबूत मिटा दूँगा, यानी कि उनकी एग्ज़िस्टेंस के सबूत बिल्कुल मिटा दूँगा, यही तो मेरा काम है। सीन वर्कर्स पर आता है जो उसके ऊपर कुछ लफ्ज़ लिखे हुए थे जो कि कह रहे थे कि इन बेचारे वर्कर की बुरी किस्मत जो सच आने वाली है, एक काली स्याह परछाई जो इनके चेहरों पर छा गई है। क्या ये वर्कर्स बच पाएँगे? आप सबको क्या लगता है? तभी में दिखाया जाता है कि डायरेन कहती है लॉर्ड किरिस नहीं, और वो ये कहते हुए गलती से पर्दे से नीचे गिर जाती है जिसे किरिस भी देख लेता है जो कि उन वर्कर्स को मारने के लिए बिल्कुल उनके करीब पहुँच चुका था। वो सीन दिखाया जाता है जब डायरेन खिड़की से कूद गई थी और वो कह रही थी आखिर मैंने क्यों खिड़की से जंप मारा? मैं तो कमरे के अंदर से सीटी बजाकर इसे रोक सकती थी, लेकिन जैसे ही ये ख़्याल उस वक़्त मेरे ज़हन से गुज़रा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो किरिस था वो भाग कर जाता है और डेरेन को पकड़ लेता है। हालाँकि उन वर्कर्स को वो मार सकता था फिर भी उन्हें छोड़ देता है
और वर्कर्स थे वो परेशान होते हुए डेरियन से पूछने लगते हैं, आप मिस कौन हो और आप ऊपर से क्यों कूद गई? ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है और आखिर ये आदमी कौन है जो अचानक से कहीं से आ टपका? उनकी ये बात सुनने के बाद डेरियन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अचानक से खड़ी होती है, वो उनसे कहती है, क्या तुम लोगों को पहले नहीं बताया गया था कि यहाँ पे खामोशी से काम करना है? अब मेरी बात सुनो, चुपचाप यहाँ से जल्दी भाग जाओ, यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मेरी बात सुनो। तब ये सुनकर वो दोनों कहते हैं, लेकिन हम लोग तो यहाँ पर काम करने हैं, हमें बॉक्सेस डिलीवर करने हैं, हम लोग कैसे चले जाएँ? तब ये सुनकर डेरियन और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम लोग के लिए भले के लिए कह रहा हूँ, अगर ज़िंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। तभी वो लोग किरिस के भड़के हुए चेहरे को देखते हैं और खौफनाक से रूप को देखते हैं, तब वो लोग सारी की सारी बात समझ जाते हैं और उनकी साँसें सूख जाती हैं और वो जल्दी से बगैर 1 सेकंड की भी देरी किए वहाँ से भाग जाते हैं और कहते हैं, शुक्रिया तुम्हारा, हम लोग आज तुम्हारी बचाई हुई इस जान को खजाना समझेंगे और कभी वहाँ पर वापस नहीं आएँगे। उन दोनों के जाने के बाद वहाँ पर बिल्कुल शांति जाती है, जिसे देखकर डेरिंग कहती है, शुक्र है उन्होंने मेरी बात सुनी और यहाँ से जल्दी चले गए। लेकिन तभी वो कहती है, रुको ज़रा पागल कुत्ता। बाद में वो किरिस की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है कि शायद शायद ऐसा हो सकता है कि इसकी सैनिटी यानी कि ये बिल्कुल ठीक हो चुका हो, क्योंकि इसने मुझे गिरने से बचाया था। सैनिटी का मतलब एक इंसान को जैसे पागल हो जाता है, बाद में वो अचानक से बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो ऐसा इसके साथ शायद किरिस के साथ इंसिडेंट हुआ हो। इसलिए वो क्रिस को बुलाते हुए उससे कह दिया कि लॉर्ड क्रिस, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। लेकिन तभी वो क्रिस का एक्सप्रेशन देखती है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में था, जिसे देख कर डेरेक कहती है कि ये ठीक हुआ होगा मेरा जूता, ये कोई ठीक-वीक नहीं हुआ, इसको बस कुछ अपने रिफ्लेक्सेस लगे होंगे, यानी कि इंसान को होता है ना कि ऊपर से कोई गिर रहा है अपना तो उसे जाके बचा ले जल्दी से जल्दी। इंसान की बॉडी अपने आप काम करती है, तो इसको भी वैसे ही कोई अपने आप काम करने का कोई सिग्नल मिला होगा बॉडी से, इसलिए वो गया, नहीं तो इसको कोई इसकी कोई सैनिटी-वैनिटी वापस नहीं आई है। ये तो हेल से आया हुआ एक पागल कुत्ता है। बाद में वो कहने लगती है कि बाद में उसे वो रोकने लगती है बल्कि और कहने लगती है कि रुक जाइए, उन्हें जाने दीजिए, वो यहाँ पर सिर्फ़ ग्रोसरीज़ देने आए थे। लेकिन तभी डैनी कहने लगती है, वाओ! मुझे क्या लगता है ये ऐसे रुक जाएगा? मुझे अंदर से जाके सीटी उठानी चाहिए और उससे उसे रोकना चाहिए। लेकिन तभी वो देखती है कि क्रिस जो है वो शांत हो रहा है, उसका गुस्सा कम हो रहा है, जिसे देखकर डैनी कहती है, रुको ज़रा, क्या वो ये शांत हो रहा है? क्या उसका गुस्सा कम हो रहा है? बाद में वो उस जैसे ही उसका गुस्सा कम होता है, डैनी उसे छोड़ देती है और कहती है कि कोई बात नहीं, वो यहाँ पर सिर्फ़ ग्रोसरीज़ डिलीवर करने आए थे, यानी सामान रखने आए थे, बॉक्सेस खाने के, और ज़्यादा वो कुछ करने नहीं आए थे, आपको परेशान करने नहीं आए थे। बाद में डेरिंग क्रिस को शांत करने के लिए उसे कहने लगती है, हम लोग खतरे में नहीं है, वो लोग जा चुके हैं, सब कुछ ठीक है। बाद में डेरिंग कहने लगती है, अगर इस बारे में मैं सोचूं तो ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा सेंसेस शार्प हैं, यानी कि इसके बहुत ज़्यादा तेज सेंसेस हैं। ऊपर से इसने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक़्त जंग में गुज़ारा है और साथ ही में इसे ज़हरीले खाने से भी डील करना पड़ता है, यानी ज़हरीले खाने से भी निपटना पड़ता है और ये उसे भी खाता है। तो ऐसे इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा आम बात है कि वो ऐसी-ऐसी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर हमला, जैसे इसने अभी कुछ वर्कर्स के ऊपर हमला कर दिया, तो ये ऐसा करना इसके लिए बिल्कुल आम है। अगर ये ऐसा नहीं करेगा तो मर जाएगा। जैसे इसके खाने में ज़हर मिला दिया जाता है तो इसको बहुत ज़्यादा शोर भी पसंद नहीं है। अगर ये उसके खिलाफ कुछ करेगा नहीं तो हो सकता है अगर उनको ये बिल्कुल छोड़ देगा तो ये भी हो सकता है कि वो लोग इसे आकर ही मार दें और इस शोर पर वो ध्यान ना दें। तो ऐसे बंदे के लिए इस दुनिया में जीना ही बहुत मुश्किल हो, तो वो ऐसे कैसे आराम से रह सकता है इस दुनिया में? इसलिए इसके लिए ये सब कुछ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मेरा जो काम है वो ये है कि मैं इसे इस दुनिया में रहने लायक ढालूँ, ताकि ये एक अच्छा इंसान बन सके और ऊपर से एक जेंटल लॉर्ड बन सके। इसलिए मैं इसे एक इंसान की तरह ही ट्रीट करूँगी और इसकी मदद करूँगी ताकि ये हम में से एक बन सके। बाद में डेरियन किले के साथ वाक़ के ऊपर जाने लगती है और उसे कहने लगती है, तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने खुद को रोका। चलो मैं वापस तुम्हें ले चलती हूँ कमरे के अंदर और तुम्हारे जो बाकी रह गए ज़ख्म थे उन्हें ठीक करती हूँ अपनी डिवाइन पावर से। और सिचुएशन को आराम से कंट्रोल करने पर डेरियन बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी और कह रही थी कि शुक्र है कि मैंने अपनी तेज़ सोच से इस सिचुएशन को हैंडल कर लिया। बाद में गार्ड्स का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी उठ के आए थे, उनके सामने डेरियन और क्रिस खड़े थे और फिर डेरियन उन्हें बुलाती है, मिस्टर गार्ड्स, ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी नींद आई होगी। बाद में बताया जाता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ। गार्ड्स को डेरियन ने सब कुछ बताया कि आखिर अभी-अभी क्या हुआ। तब गार्ड्स ने डेरियन से माफ़ी माँगी और आइंदा से ख़्याल रखने का कहा और अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाने का भी। बाद में डेरेन क्रिस को उसके बेडरूम में लेकर जाती है और उससे कहती है कि जाओ अपने बेड पर जाकर सो जाओ। तब ये सुनकर क्रिस को समझ में नहीं आता, जिसे देखकर तो डेरिन भी ब्लैंक हो जाती है। बाद में वो उसे पकड़ती है और जाकर बेड पर सुला देती है, जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी और कह रही थी, फाइनली मैंने उसे ना बेड के ऊपर सुला दिया। बाद में वो उसे घुमाते हुए उसकी पीठ को करती हुई कहती है कि आज मैं तुम्हारी पीठ को ट्रीट करूँगी, यानी कि उसके घाव को ठीक करूँगी, इसलिए तुम घूम जाओ। और वो कह रही थी अपने मन में ये सब करते हुए कि मुझे लगता है अपनी ज़बान से ज़्यादा अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसे ज़बान से बोले अल्फ़ाज़ तो वैसे भी समझ में नहीं आते हैं, तो अपने हाथों का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा। तभी डेरियन क्रिस से पूछती है, क्या तुम्हें सही लग रहा है? तब ये सुनकर क्रिस कहता है, मुझे बहुत ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल यानी अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तब ये सुनकर डेरियन कहती है, क्या तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? तब वो कहती है, चलो अपना सर थोड़ा इस तरफ घुमाओ। बाद में उसका सर इस तरफ थोड़ा घुमाते हुए बाद में फिर उससे पूछती है, क्या अब भी तुम्हें अच्छा महसूस नहीं हो रहा? तब ये सुनकर
फिर इस कहता है नहीं अभी मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। बाद में वो सहेल करने लगती है, उससे पूछती है आखिर तुम्हें क्यों अच्छा नहीं महसूस हो रहा? तब ये सुनकर वो कहता है जो फ़र्श है यानी फ्लोर है वो ज़्यादा कंफर्टेबल यानी अच्छा महसूस होता है मुझे, मुझे ये बेड अच्छा महसूस नहीं हो रहा। सुनकर ढेर सारी की सारी बात समझ आती है और उसे कहती है कि जो बेड होता है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छा होता है और तुमने इसके ऊपर ज़्यादा वक़्त भी नहीं गुज़ारा, इसलिए जब तुम थोड़ा दिन इसके ऊपर सोओगे तब तुम्हें अच्छा महसूस होने लग जाएगा और तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होगा। ये मैदान जंग नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं है। जब तुम्हें अच्छा महसूस होगा, तुम्हारी बॉडी लाइट महसूस करेगी और तुम अपने आप को थोड़ा टाइम देना शुरू करोगे यानी थोड़ा आराम करोगे, तब तुम्हें कंफर्टेबल महसूस होगा। यही एक अच्छा एहसास है और यही तुम्हारी नॉर्मल स्टेट होगी अब से।